हाँ, तो शुरू करते हैं। अच्छा, पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? इनलाइन सीएसएस पढ़ा, इंटरनल पढ़ा, एक्सटर्नल नहीं पढ़ा था हमने। और सेलेक्टर के बारे में पढ़ा था। उनमें आपका आईडी सेलेक्टर हो गया, क्लास सेलेक्टर हो गया, और जो टैग नेम था वो हमने देखा था। ठीक है, तो पहले का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक फ़ोल्डर, सॉरी जिप फाइल नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। न्यू फोल्डर बनाऊंगा और इसके अंदर में दो फाइल्स। अच्छा, क्या हम वीएस कोड पे कोड करें या फिर किसी का कोई ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग में डाउट तो नहीं है ना? प्रैक्टिस सभी का हो चुका है आई थिंक। तो हम वीएस कोड पे जा सकते हैं मेरे हिसाब से, है ना? माइक्रोफोन, हाँ सही। ओके, फिर वीएस कोड पे जाते हैं आज। ठीक है, ओके। तो वीएस कोड पे किस तरह से करना है आपको? पहले तो यहाँ से जाके वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, आप जाएंगे वीएस कोड, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे गूगल क्रोम पे, फिर लिखेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक होगा आपका, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो विंडो वाला होता है वो वाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं फिर से डाउनलोड करने वाला नहीं हूँ। ओके, चलिए फिर आपको क्या करना है, आपको न्यू फोल्डर पे जहाँ पे भी आपको फाइल बनाना है उसको उस पे वीएस कोड को ओपन करना है। किस तरह से करेंगे? आपको राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस पे जाना है, ओपन विथ कोड करना है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वो जो फाइल है ना वो वीएस कोड के अंदर आ जाएगा। फिर आपको दूसरा काम क्या करना है, वीएस कोड को इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है एक्सटेंशन टैब पे जाना है यहाँ पे। ठीक है, जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे लाइव सर्वर। ठीक है, इस तरह से लाइव सर्वर लिख के इस तरह से एंटर करेंगे। जो पहला जो आइकन्स आएगा यहाँ पे, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसीलिए डिजेबल दिखा रहा है, आपके वहाँ डायरेक्टली इंस्टॉल आएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, बस इतना ही करना है, आपका वीएस कोड जो है सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ नोटपैड पे तो सही चल रहा था, अभी वीएस कोड पे क्यों आना है? क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं, उनको भी सीखना होगा। ठीक है, तो आप जब प्रोडक्शन करेंगे, मतलब कोई भी एप्लीकेशन जब आप बनाएंगे या फिर कोई भी वेबसाइट आप जब बनाएंगे, तब आप वीएस कोड का बहुत यूज़ करेंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि हम प्रैक्टिसेस वीएस कोड से ही शुरू करें, ताकि हमको जो भी शॉर्टकट वगैरह ट्रिक्स वगैरह है ना, वो सब पता चल जाए। ठीक है, तो आपको इस तरह से ओपन कर लेना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको काट के देखिए, मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया था, फोल्डर को ओपन कर लिया। राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन पे जाना है। अगर आपके पास विंडो 10 है तब आपको यहाँ पे कहीं पे दिख जाएगा। ठीक है, विंडो 11 है तो आपको शो मोर ऑप्शन पे जाना है, ओपन विद कोड कर देना है। ओके, तो अभी देखिए हमारा यहाँ पे फाइल्स वगैरह रहेगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली कोड करेंगे। ठीक है, तो मैं वेलकम स्क्रीन को काट देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है न्यू फाइल करके। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फाइल का नाम होगा, मैं लिख देता हूँ index.html। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने index.html से बना लिया, आपको भी इसी तरह से बना लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है, हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं क्या क्या मिलता था। पहले तो हम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन, सॉरी एंगल ब्रैकेट मार्क एक्सक्लेमेशन, फिर हमको डॉक टाइप एचटीएमएल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। फिर हमको क्या करना है, एचटीएमएल टैग को ओपन करना है, इस तरह से क्लोज कर देना है। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, हेड टैग ओपन करना है, हेड टैग को इस तरह से क्लोज कर देना है। ठीक है, हो गया हमारा हेड टैग। ओके, अभी हमको क्या करना है, बॉडी टैग को इस तरह से ओपन एंड क्लोज कर देना है, और बॉडी हेड के अंदर हमको एक टाइटल पास कर देना है कुछ इस तरह से, सॉरी टाइटल। ओके, मैं लिख देता हूँ होम पेज। ठीक है, मैंने इस तरह से सेव किया। अब इसको ओपन कैसे करेंगे? ओपन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने अभी क्या डाउनलोड किया, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर से क्या होगा, एक बेनिफिट होता है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये वाला, तो इस पर क्लिक कर देना है। ये जो फाइल है आपका गूगल क्रोम पे खुल जाएगा। अभी देखिए इसमें बेनिफिट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ कुछ भी लिखता हूँ ना, H1 लिख के मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, मैंने कंट्रोल एस से सेव किया, वहाँ पे जाकर रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा। देखिए बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जब भी मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा ना, तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो सेव होके वहाँ पे दिख जाएगा, मुझे मैन्युअली यहाँ पे जाके रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए, हाँ कंटिन्यू करते हैं। अभी देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इनलाइन सीएसएस के बारे में। इनलाइन सीएसएस क्या होता है, कोई बता पाएगा मुझे? हम्म, इनलाइन सीएसएस क्या होता है? एनीवन, किसी को याद है? हम्म, याद नहीं है क्या? याद है तो बता सकते हैं, आपको याद तो होना चाहिए था।
याद नहीं है क्या किसी को? अब्दुल नूर क्या आप? सर हाँ मतलब ऐसे डेफिनेशन से याद नहीं है। ओके। स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के जो किया जाता है मतलब। अच्छा, उसी को इनलाइन सीएसएस बोला जाता है। हाँ सही है, आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलना चाहिए इस तरह से, है ना। तो देखिए, किसी भी टैग के अंदर अगर हम स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट किसको बोला जाता है? जो भी टैग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा लिया, उसके अंदर हमने क्या करा, डबल इज इक्वल टू देकर डबल कोट को इस तरह से ओपन कर लिया। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, इन लाइन सीएसएस हो जाएगा। यानी इसके अंदर विद इन द एलिमेंट, हमने एलिमेंट के बाहर नहीं लिखा, उसी एलिमेंट के अंदर हमने क्या कर दिया, इस तरह से स्टाइल को लिख दिया, तो उसको बोला जाएगा क्या, इनलाइन सीएसएस। ओके, इंटरनल सीएसएस बता सकता है कोई? अब्दुल नूर या फिर साइद डिजिटल मोमेंट? कोई बता सकता है इंटरनल सीएसएस कौन सा होता है? हमीदुर? नहीं मतलब है? अलग हाँ। अलग अलग से करने का बिना करे मतलब हेड में ही स्टाइल को सारा कुछ एक एक पे ही कर सकते हैं मतलब। यस एग्जैक्टली, क्या बोलने का क्या मतलब है, हम हेड टैग के अंदर टाइटल के नीचे हम कुछ इस तरह से डायरेक्टली स्टाइल टैग को पास कर देंगे, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे इस पेज के रिलेटेड, उसी को बोला जाएगा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस यानी उसी पेज के अंदर आप उस पेज का सीएसएस लिख रहे हैं, किसी भी एक एलिमेंट को डिजाइन कर रहे हैं, उसी को बोला जाएगा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस यानी उसी पेज के अंदर होगा, बाहर नहीं, या फिर उसी एलिमेंट के अंदर नहीं होगा, उसी पेज के अंदर होगा, स्टाइल टैग के अंदर होगा, तो उसको बोला जाएगा इंटरनल सीएसएस। आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं दूसरा एक फाइल बनाता हूँ ना, लेट से मैं यहाँ पे बनाता हूँ टेस्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, TEST.html मैंने बना लिया, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक है। ये शॉर्टकट आपको मैं बता दूंगा बाद में किस तरह से किया जाता है। देखिए मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पे मैं अगर हेड H1 के अंदर जाके बोलता हूँ और टेस्ट पेज, ठीक है, अभी टेस्ट पेज तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अगर मैं जाके इंडेक्स को टेस्ट कर दूँ तब हमारा टेस्ट पेज जो है आ जाएगा। लेकिन क्या इस पर अप्लाई होगा? अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ H1 को, ठीक है, मैं लिखता हूँ कलर को रेड, ठीक है, मैंने रेड कर दिया, क्या इस पे अप्लाई हुआ? नहीं हुआ। तो क्या बोला जाएगा, इसी पेज के अंदर जो भी आप स्टाइल लिखेंगे इसी पेज के अंदर अप्लाई होगा, दूसरा मतलब दूसरे किसी भी पेज पे वो जो स्टाइल है वो अप्लाई नहीं होगा, तो उसी को बोला जाएगा इंटरनल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या, वही एलिमेंट के अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के किया, और इंटरनल कौन सा, उसी पेज के अंदर हमने स्टाइल टैग के अंदर उस पेज का जो भी स्टाइल्स होगा सारा हम स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे, उसको बोला जाएगा इंटरनल सीएसएस। ठीक है, क्लियर है, रिवीजन हो गया सबका? हो गया है ना? ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी आज हमको पढ़ना है क्या, आज हम पढ़ेंगे सेलेक्टर वगैरह तो हो गया था, यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गया, ग्रुपिंग सेलेक्टर, ओके ग्रुपिंग सेलेक्टर के बारे में पढ़ना है हमको। उससे पहले हम एक्सटर्नल सीएसएस किसको बोला जाता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक्सटर्नली कुछ है, ठीक है, जो ना तो इंटरनल है ना तो इनलाइन है, वो एक्सटर्नल है, यानी उसका एक सेपरेट से सीएसएस का पेज ही बन जाएगा। ओके, मैं इसको फिलहाल के लिए मिटा देता हूँ, आपको पता चल गया कि किसको इनलाइन बोला जाता है, किसको इंटरनल बोला जाता है, ठीक है। अभी देखिए मेरे पास फिलहाल तो दो पेजेस है, ओके, एक का नाम है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, दूसरा टेस्ट डॉट एच टी एम एल। मुझे क्या करना है, इन दोनों में से किसी लेट से ये जो H1 है इसका कलर मैं रेड करता हूँ, तो इसका भी रेड हो जाना चाहिए अगर कुछ इस तरह का नीड हो मेरा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिख सकता हूँ, या फिर इस एलिमेंट के अंदर स्टाइल प्रॉपर्टी देके इसका जो कलर है रेड कर सकता हूँ। क्या वो इस पेज पे दिखेगा? नहीं दिखेगा। इस पेज पे भी सेम काम करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इससे बेहतर क्या, मैं दो बार ना लिख के किसी एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर लेता हूँ। तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल सीएसएस का पेज चाहिए होगा। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे जाता हूँ, न्यू फाइल पे जाके आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं स्टाइल डॉट सी एस एस लिख रहा हूँ। देखिए हमने पहले क्या करा था, डॉट एच टी एम एल लिखा था, यानी वो जो है एच टी एम एल का पेज है, ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे डॉट सी एस एस लिख दिया, यानी ये जो पेज है ये
CSS का पेज होगा, ठीक है। तो इस पेज के अंदर अगर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, कलर के अंदर रेड पास कर देता हूँ, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इंडेक्स वाला, ठीक है, ताकि आपको दोनों साइड बाय साइड में दिखा सकूं। देखिए, ये हमारा होम पेज है, ये हमारा कौन सा है? टेस्ट पेज है, ओके। क्या दोनों में से किसी पेज पे भी कलर रेड हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो CSS है ना, ये अभी तक हमने किसी भी पेज पर लिंक नहीं किया। तो लिंक किस तरह से करेंगे? उसके लिए हमको एक टैग मिलता है जिसका नाम होता है लिंक, ठीक है, लिंक टैग, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर मैं लिंक को पास कर देता हूँ, देखिए रेल स्टाइल शीट ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे रिलेशनशिप स्टाइल शीट क्यों है? क्योंकि हम जो लिख रहे, यहाँ पे जो लिंक करने वाले हैं उसका जो रिलेशन है वो स्टाइल शीट है, यानी ये जो स्टाइल शीट है ये यहाँ पे हम लिंक करने वाले हैं, ठीक है। तो उसका जो रेल एट्रीब्यूट है, रेल यानी रिलेशनशिप, ठीक है, उसके अंदर हमको क्या मिलता है? स्टाइल शीट मिलता है बाय डिफॉल्ट, ये आपको पास करना ही पड़ेगा, ओके। फिर हमको मिलता है दूसरा एट्रीब्यूट, उसका नाम क्या है? href यानी जो भी हमारा फाइल का पाथ होगा, लोकेशन होगा, उसको हमको यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। तो हमने कौन से नाम से फाइल बनाया था? style.css। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे? style.css को इस तरीके से लिंक कर देंगे। तो हमने क्या देखा कि ये जो लिंक टैग है, लिंक टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट्स मिलता है। क्या क्या? एक तो रिलेशनशिप, यानी ये जो फाइल है किस टाइप का फाइल है, हमने बोल दिया कि ये स्टाइल शीट का फाइल है, ठीक है। फिर दूसरा एट्रीब्यूट क्या मिलता है हमको? href के अंदर हमको क्या पास करना है? जो भी फाइल का नाम है या फिर जो भी लोकेशन है, उस लोकेशन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से पास कर देना है। तो हमारा जो इंडेक्स पेज है, उस पेज के साथ ये जो style.css है लिंक हो चुका है। अभी हम यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे, लेकिन अप्लाई यहाँ पे भी होगा। देखिए किस तरह से, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने लिंक नहीं किया। तो लिंक किस तरह से करेंगे? ओके, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर देना है? लिंक को कुछ इस तरह से लिख लेना है। तो उसके बाद आपको रिलेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। VS कोड का शॉर्टकट है, ठीक है। href के अंदर आपको क्या पास करना है? जो भी फाइल का नाम है वो style.css। जरूरी नहीं आप style.css ही लिखें, लेकिन हाँ, डॉट के बाद जो है CSS ही आपको मैंडेटरी लगाना है। बाकी यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। ओके, चलिए अभी हमने क्या करा? ये जो स्टाइल शीट है वो हमने यहाँ पे भी लिंक कर दिया और test.html पे भी लिंक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो टेस्ट के अंदर जो H1 है वो भी रेड हो जाएगा, होम पेज के अंदर जो भी रेड H1 है वो भी रेड में दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? एक्सटर्नल CSS काम करता है। इसी को एक्सटर्नल CSS बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप जस्ट उस पेज को आपके पेज के साथ लिंक कर देंगे। लिंक करने के बाद जो भी आपके पेज के अंदर कंटेंट रहेगा वो आप किस पे स्टाइल करेंगे? style.css के अंदर, यानी ये एक अलग से पेज बन गया। इसके अंदर आप जस्ट CSS लिखेंगे, इसके अंदर आप HTML वगैरह नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पे p एलिमेंट को डालता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। देखिए यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है, यानी मेरा जो कोड है वो गलत है, ठीक है। CSS के अंदर हम HTML नहीं लिख सकते, लेकिन HTML के अंदर हम CSS लिख सकते हैं स्टाइल टैग की मदद से या फिर स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से। ओके, क्लियर है एक्सटर्नल CSS? हाँ, क्लियर है ना? ओके, देखिए अभी अभी क्या करना है हमको? देखिए क्या था वहां पे ऊपर? CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर, हमने सेलेक्टर के बारे में पढ़ा था। क्या क्या सेलेक्टर मिलता है? एक तो होता है आपका टैग सेलेक्टर। मैं यहाँ पे एक P बना देता हूँ, P के अंदर मैं ID पास कर देता हूँ, ID के अंदर मैं लिख देता हूँ P, ठीक है, पैरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ, पैराग्राफ, ओके, हो गया। और मैं क्या करता हूँ? नीचे और एक P बनाता हूँ, मैं इसके अंदर क्लास पास कर देता हूँ कुछ इस तरह से। क्लास के अंदर क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा लेट्स से अनदर P, ओके, अनदर हाइफन P मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज अनदर पैराग्राफ, पैराग्राफ, ठीक है। अभी मैं सेव करता हूँ। किस पेज के अंदर लिखा? हमने टेस्ट के अंदर लिखा। देखिए यहाँ पे H1 जो है वो रेड दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्टली टैग के अंदर लगाया था, ओके। अभी हमको क्या करना है? इसको ब्लू करना है। तो किस तरह से करेंगे? यहाँ पे ID लगा हुआ है, तो ID को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है? हैश दबाकर, ठीक है, हैश लिखा, फिर हमारा ID का नाम क्या है? पैरा, पैरा के अंदर हमने कलर पास कर दिया, क्या? ब्लू,
ठीक है। अभी जो हमारा पैराग्राफ है वो किस कलर पे दिखेगा, देखिए ब्लू कलर पे दिख रहा है। ओके, अभी हमको क्या करना है, क्लासेस का देख लेना है। ठीक है, क्लासेस का नाम क्या है, क्लास का नाम अनदर हाइफन पी। तो मैं यहाँ पे अगर क्लास लिखूंगा तो ये क्या करना पड़ेगा मुझे, हमने पढ़ा था डॉट लगा के हमको लिखना है कुछ इस तरह से अनदर पी, और इसका कलर जो है मैं लिख लेट्स से ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, सेव किया, देखिए हमारा जो कलर है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तीनों में। यहाँ पे हमने डायरेक्टली टेक को पकड़ा था, यहाँ पे हमने आईडी को पकड़ा, और यहाँ पे हमने क्लास को पकड़ा, राइट। ठीक है, क्लियर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी देखिए लेट्स से मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, अभी मुझे H2 बनाया, एक H2 के अंदर लेट्स से मुझे लिखना है दिस इज हेडिंग 2। ओके, लिख दिया। अभी मैं लिखता हूँ लेट्स से पैराग्राफ को। ठीक है, दिस इज पैराग्राफ। ओके, अभी देखिए तीन एलिमेंट्स है हमारे पेज के अंदर, है ना। एक तो H1 है, दूसरा H2 है, तीसरा एक पैराग्राफ है। ठीक है, लेट्स से अगर मेरा नीड कुछ इस तरह का हो कि इस पेज के अंदर इन तीनों को मुझे रेड करना है, कलर रेड करना है, यानी इन तीनों का जो कलर है उसको एक साथ रेड करना है। तो आप किस तरह से अप्रोच मतलब किस तरह से लिखेंगे, आप बोलेंगे कि हाँ H1 तो हमने पहले बना लिया था, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे H2 के अंदर कलर पास कर दूंगा रेड। ठीक है, और मैं लिखूंगा क्या, पी के अंदर कलर पास कर दूंगा क्या, कलर पास कर दूंगा रेड। ओके, मैं सेव करते हुए देखिए तीनों का कलर रेड हो चुका, लेकिन हमने कोड कितने लाइन का लिखा, 11 लाइन का कोड लिख लिया। क्या ये लेंदी तरीका नहीं है, हाँ ओब्वियसली लेंदी तरीका है। अगर आपको एक ही डिजाइन तीनों में अप्लाई करना है तो आपको पढ़ाया था मैंने क्या, कि अगर आप तीनों के अंदर सेम वैल्यू का जो सेम क्लास है वो अगर तीनों में पास कर देंगे वो भी चल जाएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे ग्रुपिंग सेलेक्टर किस तरह से किया जाता है। अभी हमारा नीड क्या है, हमको H1 भी रेट में चाहिए, H2 भी रेट पे चाहिए, और P भी रेट पे चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस तरह से पूरा कोड को काट देंगे। अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बोलूंगा कि H1 है उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, मैं फिर बोलूंगा कॉमा लगा के कि H2 जो है उसको भी सेलेक्ट करो। ठीक है, मैं फिर बोलूंगा P जो है P को भी सेलेक्ट करो। तो हमने सेलेक्ट कर लिया तीनों एलिमेंट को, मैं सिंपली यहाँ पे पास कर दूंगा कलर रेड। ओके, अभी क्या हो जाएगा, देखिए पहले हमने 11 लाइन का कोड लिखा था, सेम काम कर रहा था। अभी हमने लेट्स ये 2 ही लाइन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमा लगा हुआ है, तो 2 लाइन का कोड है आप मान लीजिए। तो यहाँ पे 2 लाइन का कोड से हमारा सेम जो काम है वो मतलब अचीव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसी को क्या बोला जाता है, ग्रुपिंग सेलेक्टर, यानी आप मल्टीपल्स एलिमेंट को एक साथ CSS के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, आपको कॉमा लगा के दूसरा एलिमेंट का जो नाम है वो दे देना है, तीसरा एलिमेंट का जो नाम है वो दे देना है। क्या जरूरी है कि टेग के अंदर ही इसको यूज करें, नहीं, आप आईडी भी लगा सकते हैं इस तरह से। लेट से मैं यहाँ पे आईडी बना दिया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कोई क्लास है, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दे दिया, यहाँ पे आईडी का जो नाम है वो दे दिया। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं टेक लिख दिया। तो इस तरह से भी आप ग्रुपिंग सिलेक्टर जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे डायरेक्टली टेक का ही नाम हो, मैंने जस्ट आपको दिखाया कि यहाँ पे मेरे पास अलग अलग सा टेग है। ठीक है, अलग अलग टेग है, यानी अलग अलग डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको 11 लाइन का कोड लिखने के लिए मिल रहा था। तो अभी हमने क्या कर दिया, उनको कॉमा करके ग्रुपिंग सेलेक्टर के अंदर डाल दिया, यानी ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, और जो पी है इस पे भी लागू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ग्रुपिंग सेलेक्टर। हम्म, ओके ओके, कोई डाउट है। हम्म, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ग्रुपिंग सेलेक्टर हो गया हमारे, यहाँ पे देखिए वही है H1 H2 P, H1 H2 P। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने का मतलब क्या है हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, कलर, फॉन्ट्स एंड साइजेस, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी मिलता है हमको, एक वैल्यू मिलता है। प्रॉपर्टी किसको बोला जाएगा CSS के अंदर, देखिए यहाँ पे ये जो कलर है ना इसको प्रॉपर्टी बोला जाएगा, और ये जो रेड लिखा हुआ है इसको वैल्यू बोला जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है कॉलन के पहले जो है वो प्रॉपर्टी है, और उसके बाद जो है वैल्यू है। एट्रीब्यूट्स में किस तरह से प्रॉपर्टी वैल्यू होता था, यानी एट्रीब्यूट का नाम और जो वैल्यू है वो, लेट्स से यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी का नाम डाल दिया। ठीक है,
एट्रीब्यूट का, सॉरी मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखूंगा, एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू होगा वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट का नाम, और ये क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट का वैल्यू। इसको हमने किस तरह से डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू लगा के डबल कोट के अंदर हमने क्या पास करा था, ये जो एट्रीब्यूट का वैल्यू है वो पास कर रहा था, ठीक है। अभी CSS पे भी सिमिलर चीज़ है, आपको क्या करना है, इस तरह से प्रॉपर्टी देना है और यहाँ पे कॉलन लगा के उसके बाद उसका जो वैल्यू है वो दे देना है, ठीक है। क्या हम यहाँ पे मल्टीपल्स प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, हमने पढ़ा था यस। किस तरह से करना है, आपको लास्ट पे सेमीकोलन लगाना है इस तरीके से, उसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो आप लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू जो है लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमको पढ़ना है कि CSS कलर किस तरह से चेंज किया जाता है। हमने देख लिया कि कलर प्रॉपर्टी मिलता है, उसके अंदर हमने कोई भी कलर का जो भी वैल्यू होता है वो हमने पास कर दिया, उसके बाद हमारा जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, कलर जो है उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको देखना है फॉन्ट्स, फॉन्ट किस तरह से चेंज किया जाता है। फॉन्ट चेंज करने के लिए हमको मिलता है फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो भी फॉन्ट चाहिए वो यहाँ पे पास कर देना है। फॉन्ट का मतलब क्या है, देखिए ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना आपको, मैं पेन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए दिस इज माई नेम, ठीक है, मैं लिखा। अभी देखिए इसका मुझे जो फॉन्ट का स्टाइल हो चेंज करना है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉन्ट का जो है स्टाइल हमको यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है, आपको भी मिल जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लूसीडा हैंडराइटिंग जो है इसको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे तो हो गया, हमने यहाँ से ड्रॉप डाउन से फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया। लेकिन हमारा जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट के अंदर आपको बहुत तरह तरह का फॉन्ट दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उस फॉन्ट को किस तरह से लगाया जाता है किसी भी एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है, वो देखने वाले हैं। उसके लिए हमको कौन सा प्रॉपर्टी मिलता है, हमको मिलता है फॉन्ट फैमिली जो प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू किया जाएगा, जो भी हमको फॉन्ट चाहिए होगा, जो भी फॉन्ट का स्टाइल चाहिए हमको, वो प्रॉपर्टी वो वैल्यू हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए मैं इसको काट देता हूँ। मैंने H1 को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर है मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, एक प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया। फिर हमको क्या करना है, दूसरा प्रॉपर्टी वैल्यू दे देना है। किस तरह से, सेमीकोलन लगा के हमने यहाँ पे पहले तो टर्मिनेट कर लिया, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे सिंपली दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसका नाम दे देना है। क्या नाम है, यहाँ पे देखिए फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट हाइफन फैमिली। तो मैं लिखता हूँ फॉन्ट हाइफन फैमिली, और इसके अंदर हमको क्या करना है, जो भी फॉन्ट का नाम होगा वो नाम आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से फॉन्ट का कौन सा नाम होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करना है फॉन्ट्स। जब आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होगा। अगर नहीं है तो आप बाहर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल फॉन्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लेट्स से मुझे ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, ठीक है, एजोनिक्स रेगुलर। देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है, ठीक है, आपको ये जो नाम है यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, क्या मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ नाम, आई थिंक एजोनिक्स रेगुलर। अच्छा लिख ही लेते हैं, क्या कॉपी करेंगे इसको। देखिए ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, कहाँ पे, अरे खुल जा। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे लिखूँगा पेन प्रोग्रामर, ठीक है, हो गया। अभी देखिए पेन प्रोग्रामर आ गया। इसका जो फॉन्ट है मुझे चेंज करना है, किस फॉन्ट के अंदर, जो यहाँ पे नाम है एजोनिक्स रेगुलर। तो हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया था, हमने लगाया था फॉन्ट फैमिली। इसके अंदर हमको क्या करना है, ये जो नाम है ये पास कर देना है कुछ इस तरीके से, एजोनिक्स, ठीक है, एजोनिक्स के अंदर रेगुलर। ये ज़रूरी नहीं कि आप डुअल कोड के अंदर लिखें, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बाद में इसका जो प्रैक्टिस है वो बहुत काम आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे, सिंगल कोट जो है यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, उसके अंदर आप यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देंगे, ठीक है। तभी क्या होगा, ऑर्गेनाइज तरीके से आप लिख पाएंगे। बाद में जब आप जावा स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। ओके, तो फॉन्ट फैमिली के अंदर हमने क्या कर दिया, वो जो फॉन्ट का नाम है वो पास कर दिया। अभी देखिए हमारा जो फॉन्ट है चेंज हो चुका है, देखिए हो रहा है ना। वो किस तरह से पॉसिबल हुआ, हमने फॉन्ट फैमिली जो भी प्रॉपर्टी है उसका यूज़ किया। उसको यूज़ करने के बाद हमने क्या कर दिया, फॉन्ट फैमिली के अंदर वो जो फॉन्ट का नाम है वो पास कर दिया। अगर लेट से मुझे ये वाला चाहिए फोर्टे रेगुलर, ठीक है, तो मुझे किस तरह से लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा, रेगुलर को रहने देते हैं, मैं फोर्टे को चेंज करूंगा फोर्टे, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, देखिए यहाँ पे पेन प्रोग्रामर जो फॉन्ट है वो
चेंज होके आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। क्या ज़रूरी है कि H1 के अंदर ही लगाया जाए? नहीं, आप किसी भी एलिमेंट के अंदर। लेट्स से मैं यहाँ पे P बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ थिंक ट्वाइस कोट वंस, ठीक है, ओके आ गया। अभी इसके अंदर मुझे फ़ॉन्ट लगाना है। कौन सा फ़ॉन्ट लगाऊंगा? मैं यहाँ पे दूसरा कोई लगाने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स से ये वाला लगाता हूँ, स्टेंसिल रेगुलर, ठीक है। तो इसका जो फ़ॉन्ट है पी पे लगाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, पी को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कौन सा प्रॉपर्टी मिलता है? फ़ॉन्ट फैमिली, और इसका नाम क्या है? नाम था क्या? स्टेंसिल रेगुलर, स्टेंसिल रेगुलर, ठीक है। मैंने लगा दिया, मैंने सेव किया कंट्रोलर से। देखिए ये जो हमारा फ़ॉन्ट है वो भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे भी फ़ॉन्ट चेंज दिखने के लिए मिला, यहाँ पे भी फ़ॉन्ट चेंज दिखने के लिए मिला। कौन सा प्रॉपर्टी होता है? फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। उसके अंदर हमको वैल्यू कौन सा देना है? आपके कंप्यूटर पे जो भी इंस्टॉल्ड होगा वो वैल्यू आप पास कर देंगे। क्या ज़रूरी है कि ये कंप्यूटर पे होना चाहिए वो फ़ॉन्ट? अगर किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा या फिर गूगल फ़ॉन्ट से मैंने फ़ॉन्ट को उठाया, क्या हम उस फ़ॉन्ट के यूज़ नहीं कर सकते? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो हम CSS पे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ही देखना है, ठीक है। जब हम CSS पे इन डेप्थ स्टडी करेंगे तब हम देख लेंगे कि किस तरह से आइकॉन्स वगैरह लगाया जाता है, किस तरह से फ़ॉन्ट को, कस्टम फ़ॉन्ट को इंटरनेट से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप बिगिनर है तो इसीलिए आपको कंप्यूटर का फ़ॉन्ट ही इस्तेमाल करना है। ओके, तो हमने देख लिया क्या? कलर देख लिया, फ़ॉन्ट देख लिया। अभी देखिए H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है, राइट। अगर मैं इसको 100% करता हूँ, मैं आपको ऑलरेडी जूम्ड दिखा रहा हूँ, ये जो है इसका एक्चुअल साइज़ है, ठीक है। अभी देखिए फ़ॉन्ट फैमिली H1 हम यहाँ पे जस्ट फ़ॉन्ट फैमिली चेंज किया, ठीक है। इसका साइज़ वगैरह अभी तक चेंज नहीं किया। तो H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए कि H1 का जो साइज़ है उससे भी बड़ा चाहिए मुझे कुछ, तब मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? तब तो कोई दूसरा फ़ॉन्ट टैग है नहीं, टैग वगैरह है नहीं जिस पे हम जाके उसको लिख सकते हैं, ये बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या मिलता है? फ़ॉन्ट साइजिंग का प्रॉपर्टीज मिलता है। कहाँ पे? CSS पे। तो उस फ़ॉन्ट साइजिंग को लगा के हम H1 से भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे एकदम छोटा वाला फ़ॉन्ट का जो टैग है वो क्या होता है? H6 या फिर P या फिर स्मॉल। क्या स्मॉल से ज़्यादा कुछ छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम छोटा कर सकते हैं किसके मदद से? फ़ॉन्ट साइजिंग प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। तो किस तरह से यूज़ करेंगे? देखिए फ़ॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी मिलता है, उसके अंदर आप वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 300% दिया है, लेकिन हम परसेंट पे नहीं है, हम पिक्सल्स पे देंगे, ठीक है। तो लेट से मुझे H1 जो है सबसे बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली मैं लिखूंगा फॉन्ट हाइफन साइज। साइज के अंदर मैं 120 पिक्सल लिख देता हूँ। लेट से 120 पिक्सल लिख के सेव करता हूँ। अभी देखिए हमारा जो फॉन्ट है अभी डिफ़ॉल्ट साइज़ है। देखिए यहाँ पे मैंने अब बड़ा नहीं किया स्क्रीन आपको दिखाने के लिए, ये जो हमारा साइज़ है अभी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको जाके लेट से 80 पिक्सल कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा छोटा दिखने दिखने के लिए मिल जाएगा। लेट से मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ, देखिए एकदम 10 पिक्सल का यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? फ़ॉन्ट का जो भी डिफ़ॉल्ट साइज़ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ओके, क्लियर है? क्लियर है सभी को? हाँ, ओके चलिए। अभी हम क्या देखेंगे? ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट फैमिली, हो गया फ़ॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। अभी हमको देखना है CSS बॉर्डर। CSS बॉर्डर के अंदर आप क्या कर सकते हैं? किसी भी एक एलिमेंट को आप बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर के लिए हमको 3 टाइप का वैल्यू पास करना पड़ता है, ठीक है। एक तो बॉर्डर का जो भी विड्थ होगा या फिर साइज होगा वो, दूसरा क्या होता है जो भी बॉर्डर का स्टाइल होगा वो, तीसरा क्या होता है जो भी बॉर्डर का कलर होगा वो, ठीक है। किस तरह से पास करना है? देखिए मुझे P एलिमेंट के अंदर जो P पैराग्राफ टैग था हमारा, कहाँ गया वो? ये वाला जो पैराग्राफ टैग है हमारा, उसके अंदर हमको बॉर्डर पास करना है, ठीक है। तो मैं इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। लेट्स से फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 50 पिक्सल कर दिया। इसके अंदर मुझे बॉर्डर चाहिए, तो किस तरह से लिखेंगे? देखिए मैं बॉर्डर को पास करूंगा इस तरह से, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद मुझे साइज चाहिए कि कितना बड़ा, मतलब साइज कितना होना चाहिए बॉर्डर का। मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड। फिर जो कलर होगा, कलर क्या होगा? मैं लिखता हूँ रेड, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ पे आ गया है और इसका जो कलर है वो भी रेड पे दिख रहा है। अगर मैं इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, लेट्स से 12 पिक्सल कर देता हूँ, तो 12 पिक्सल में हमको क्या मिलेगा? ये जो साइज है वो बढ़ता हुआ नज़र में आएगा, ठीक है।
ओके, तो इस तरह से बॉर्डर को पास किया जाता है। कितना वैल्यू होता है यहाँ पे, एक तो आपका साइज हो गया, दूसरा आपका स्टाइल हो गया। स्टाइल सॉलिड है यानी यहाँ पे डायरेक्टली लाइन दिख रहा है आपको। अगर आप इसको डॉटेड कर देंगे या फिर डैश कर देंगे, डॉटेड लेट से डॉटेड, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से दिखा बॉर्डर आपको। अगर आप यहाँ पर डैश करते हैं कुछ इस तरह से, तो आपको यहाँ पे डैश्ड होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आप बॉर्डर का कोई भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो इतना ही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ उतना मतलब हेडेक वाले कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बॉर्डर हमने पढ़ लिया। अभी हमको क्या करना है, मार्जिन एंड पेडिंग पढ़ना है, ठीक है। मार्जिन एंड पेडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए, पहले मैं मार्जिन पढ़ाता हूँ आपको। मार्जिन क्या होता है, मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ, नहीं रहने देते इसको, हाँ ठीक है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक H2 बना लेता हूँ, दिस इज H2, ठीक है। मैं वहाँ पे और एक H3 बना देता हूँ यहाँ पे इसके बगल में, तो इसको मैं H3 कर देता हूँ, ठीक है। हो गया H2 एक, H3 एक, ठीक है। दो एलिमेंट हमारे यहाँ आ गया है, ठीक है। देखिए H2 आ गया, H3 भी आ गया। क्या मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर दूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, अभी देखिए इस पर थोड़ा सा फोकस करिए, मार्जिन को सीखना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं H2 एंड 3 के अंदर बैकग्राउंड कलर पास करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे H1 को सिलेक्ट करूँगा, H2 को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो पास कर दूंगा रेड, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी H3 को नहीं पकड़ा, H2 एंड 3 होगा, ओके। H2 एंड 3 देखिए, इसके नीचे जो आपको गैप दिख रहा है ना, अरे कहाँ गया, मैं रिफ्रेश करते हो, देखिए H2 के नीचे थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा, रेड रेड जो है, तो उसी को बोला जाता है मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन आपको किस तरह से पता चला कि ये जो H2 है, एक एलिमेंट है जो बैकग्राउंड इसका रेड है, और जो H3 है इसका भी बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड, ठीक है। लेकिन इन दोनों के अंदर थोड़ा सा गैप दिख रहा है आपको, व्हाइट वाला ये जो पोर्शन है, ठीक है। तो इसी को बोला जाएगा मार्जिन। मार्जिन किस तरह से पहचानेंगे, अगर बाहर से, एलिमेंट के बाहर से अगर मार्जिन होता है या फिर गैप होता है, तो उसी को बोला जाता है मार्जिन। और पेडिंग क्या बोला जाएगा, पेडिंग को हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से, अगर मैं इसका मार्जिन पेडिंग को 0 कर देता हूँ ना, लेट से मार्जिन को कर देता हूँ 0, देखिए क्या हो गया, ये दोनों जो है एक साथ चिपक गया, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पे जो भी गैप वगैरह था पहले दिख रहा था, वो अभी नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि इसका जो मार्जिन है हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है, ओके। तो मार्जिन 0 यानी बाहर से कोई भी मार्जिन यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर मैं मार्जिन को कुछ इस तरह से 10 पिक्सल कर देता हूँ, देखिए चारों दिशाओं से आपको 10 पिक्सल का मार्जिन देखता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्जिन को पास किया जाता है। मार्जिन यानी आपको गैप चाहिए थोड़ा सा, तो आप मार्जिन लगा सकते हैं। लेकिन मार्जिन के अंदर 4 टाइप का प्रॉपर्टीज मिलता है, ठीक है। तो किस तरह से देखेंगे वो हम, देखिए ये जो मार्जिन है हमने कहाँ लगाया, H2 एंड H3 के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे सिर्फ मार्जिन टॉप चाहिए, मैं H3 को रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, ओके। इसको भी रिमूव कर देता हूँ, मार्जिन 0 बना लेता हूँ पहले, तो आपको अगर समझ ना आए तो देखिए मार्जिन 0 कर दिया। बाय डिफॉल्ट हमको थोड़ा सा मार्जिन पेडिंग देखने के लिए मिला, ठीक है। अगर मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या क्या करूँगा, एक्सट्रिक लगा के मार्जिन को 0 कर दूंगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पेडिंग को 0 कर दूंगा। देखिए अभी जो गैप है वो हमारा चला गया, लेकिन आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। वो हम बाद में देख लेंगे क्या चीज़ है वो, ठीक है। मार्जिन को 0 कर दिया, ठीक है, ओके। अभी देखिए मुझे मार्जिन टॉप की दिशा से चाहिए, यानी ऊपर से चाहिए मुझे, तो मैं क्या पास करूंगा, मार्जिन टॉप कुछ इस तरह से 10 पिक्सल का पास कर दूंगा। अभी देखिए मार्जिन ऊपर से दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट एक क्या है, प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दिया 10 पिक्सल। अभी देखिए मार्जिन जो लेफ्ट है, लेफ्ट की तरह से मुझे 10 पिक्सल दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं मार्जिन राइट कर देता हूँ, मार्जिन राइट करता हूँ लेट से 10 पिक्सल, देखिए अभी मार्जिन राइट पे भी दिख रहा है मुझे, ओके। अगर मैं मार्जिन बटम करता हूँ, मार्जिन बटम 10 पिक्सल, ओके। अभी देखिए नीचे से भी, इसको देखिए ये बिफोर है, देखिए एक साथ दिख रहा है, ओके। अगर मैं इसको दे देता हूँ, अभी देखिए चला गया, ओके।
कितना चला गया, 10 पिक्सल्स का दूरियां बना के यहाँ पे नीचे आ गया ये वाला एलिमेंट। तो मार्जिन का क्या मतलब हुआ, देखिए चारों दिशाओं से मार्जिन, टॉप, लेफ्ट, राइट, बटम हमने कुछ इस तरह से पास कर दिया। क्या इस एलिमेंट के अंदर से हमको गैप दिखने के लिए मिला, नहीं, इस एलिमेंट के बाहर से दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमने जो है मार्जिन पास किया, पेडिंग पास नहीं किया। मार्जिन यानी बाहर से दिखाने के लिए, बाहर से हमको थोड़ा सा गैप चाहिए, तो इसीलिए हमने मार्जिन पास किया। लेट से अभी मुझे अंदर से गैप चाहिए, तो किस तरह से देंगे, तो अंदर से देने के लिए आपको पेडिंग मिलता है, बाहर से देने के लिए मार्जिन मिलता है। तो लेट से मैं यहाँ पे पेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है, पेडिंग टॉप चाहिए मुझे, पेडिंग टॉप। पेडिंग टॉप अगर मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ, अभी देखिए क्या हो गया, यहाँ पे जो रेड का पोर्शन था ना, पहले एक साथ दिख रहा था, अभी हमको थोड़ा सा गैप देखने के लिए मिला यहाँ पे, राइट। अगर मैं मार्जिन पेडिंग टॉप की जगह अगर मैं पेडिंग लेफ्ट को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह लेफ्ट कर दिया, अभी देखिए हमारा जो पेडिंग है लेफ्ट की तरह से भी दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बटम से दिशाओं से दे देता हूँ, ठीक है, बटम, पेडिंग बटम, तो नीचे से भी दिखेगा। राइट साइड पे मतलब राइट साइड पे नहीं है, अगर हम देंगे भी तब भी हमको नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमको राइट साइड का जो पेडिंग है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मार्जिन को और पेडिंग को दे सकते हैं। मार्जिन यानी बाहर से दिखेगा, पेडिंग यानी जो अंदर का गैप होगा उसको मेंटेन करने के लिए हम पेडिंग को पास करेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना सभी को, हाँ। अभी हमको क्या करना है, देखिए इसको मैं काट देता हूँ। मार्जिन देख लिया हमने, मार्जिन किया बाहर से, पेडिंग अंदर से, ठीक है। अभी देखिए क्या ज़रूरी है कि हम यहाँ पे 10 प्रॉपर्टीज लगा के चारों दिशाओं से 10 पिक्सल का मार्जिन जो है मेंटेन करें, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या होता है, लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी, हमने एक एक डायरेक्शन के लिए एक एक वैल्यू पास कर दिया। यहाँ पे 4 डायरेक्शन के लिए हमने 4 प्रॉपर्टी का यूज़ किया, 4 वैल्यूज़ का यूज़ कर लिया, लेकिन वैल्यूज़ फिलहाल तो सेम दिख रहा है हमको चारों दिशाओं से, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट करने के लिए मैं फिलहाल तो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारा जो कोड है वो स्किप हो जाए, ठीक है। मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पे चिपका हुआ है बाहर से, ठीक है, कोई भी गैप नहीं है। ओके, हमको क्या करना है, चारों दिशाओं से 10 पिक्सल का गैप देना है। हमने पहले क्या लिखा था, मार्जिन लिखा था, मार्जिन टॉप, बटम, लेफ्ट, राइट लिखा था, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, मार्जिन के अंदर सिंगल वैल्यू पास कर देना है 10 पिक्सल्स। अगर मैं 10 पिक्सल पास कर देता तो देखिए चारों दिशाओं से 10 पिक्सल का गैप हो गया, यानी हमने पहले जो 4 लाइन का कोड लिखा था वो अभी एक ही लाइन पे हो रहा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो सकता है कि मुझे लेफ्ट और राइट से नहीं चाहिए, टॉप एंड बटम से चाहिए, तो किस तरह से करेंगे, देखिए पहला जो वैल्यू है वो टॉप और बॉटम के लिए होता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट से आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दूसरा जो वैल्यू है उस पर 0 पास कर देंगे। देखिए लेफ्ट और राइट से मार्जिन चला गया, ऊपर और नीचे से आ गया। लेट से मुझे लेफ्ट राइट से चाहिए लेकिन टॉप बटम से नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, टॉप बटम को पहला जो वैल्यू है वो टॉप और बटम में अप्लाई होगा, दूसरा जो वैल्यू है लेफ्ट और राइट में अप्लाई होगा। तो पहले क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया, यानी टॉप और बटम से 0, लेफ्ट और राइट पे 10 पिक्सल का। देखिए दिख रहा है आपको, नीचे से 0 है, ऊपर से 0 है, लेकिन लेफ्ट और राइट पे 10 पिक्सल का दिख रहा है। ओके, तो अगर आपका कुछ इस तरह का नीड हो कि मुझे टॉप और बटम में चाहिए, बाकी कहीं पे नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पहले 0 दे देंगे, पहले का जो वैल्यू होगा उस पर। क्या इस पर पिक्सल लगाना ज़रूरी है, नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्टली 0 भी पास कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 0 पास कर दिया आपने, लेफ्ट और राइट से क्या कर दिया, 10 पिक्सल्स का गैप दे दिया। ओके, हो गया। अभी क्या हम पेडिंग को भी इस तरह से कर सकते हैं, हाँ ओब्वियसली कर सकते हैं। देखिए मैं इसको काट देता हूँ, देखिए इसके अंदर कोई भी पेडिंग वगैरह नहीं है, चिपका हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा भी गैप नहीं है लेफ्ट राइट से। ओके, ऊपर नीचे से थोड़ा सा तो दिख रहा है, वो बाय डिफॉल्ट होता है, उसको हम पेडिंग कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो अभी देखिए मुझे पेडिंग चाहिए, पेडिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था, सेम मार्जिन की तरह ही होता है, ठीक है। तो अगर मुझे चारों दिशाओं से पेडिंग चाहिए, लेट से 20 पिक्सल का, तो अगर मैं 20 पिक्सल पास कर देता हूँ, लेफ्ट से भी 20, ऊपर से, नीचे से, राइट से, चारों दिशाओं से क्या हो जाएगा, 20 पिक्सल मिल जाएगा। लेकिन मुझे टॉप और बटम से नहीं चाहिए, लेफ्ट और राइट से चाहिए, तो किस तरह से करेंगे, टॉप और बटम को कर देंगे इस तरह से 0 और लेफ्ट राइट को 20 रहने देंगे। तो हम क्या हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे 20 पिक्सल का पेडिंग देखने के लिए मिल जाएगा। टॉप और बटम फिलहाल तो 0 है, लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूँ कि टॉप और बटम से थोड़ा चाहिए, लेफ्ट और राइट से ज़्यादा चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे भी 20 का होगा, यहाँ पे 10 का है, ठीक है।
तो क्यों क्यों 10 पे आया, क्योंकि हमने टॉप और बॉटम को 10 पास कर दिया और लेफ्ट राइट को 20 पास कर दिया। लेट्स से मैं इसको 40 कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है और नीचे और ऊपर जो है आपको बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो इतना ही होता है मार्जिन पेडिंग का कंसेप्ट। क्लियर? इसको हम इन डेप्थ सीएसएस पे और अच्छे से पढ़ेंगे। उसको बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट्स पे, हर एक प्रोजेक्ट पे अगर आप मार्जिन पेडिंग का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया क्योंकि हमको अभी तो HTML कंप्लीट करना है फिलहाल, ठीक है। बाद में हम CSS पे अच्छे से पढ़ेंगे। तो CSS का थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो हम बीच बीच में लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी पढ़ेंगे सब HTML का होगा, ठीक है। या हम इमेज लगाना सीखेंगे, हम वीडियोस वगैरह लगाना सीखेंगे, ठीक है। हम टेबल बनाना सीखेंगे, हम लिस्ट वगैरह जिस तरह से बनाया जाता है वो सारे चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो जो CSS का काम है वो फिलहाल हमने जस्ट इतना ही पढ़ा कि हाँ, इनलाइन CSS एक होता है, इंटरनल एक होता है, एक्सटर्नल एक होता है, ठीक है। सेलेक्टर को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, अगर वो डायरेक्टली टैग है तो हम टैग का नाम दे देंगे, अगर वो आईडी है तो डॉट लगा के, अगर सॉरी आईडी है तो हैश लगा के, और अगर क्लास है तो डॉट लगा के उस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ा, किया गया एक तो कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने फॉन्ट फैमिली के बारे में पढ़ा, हमने फॉन्ट साइज के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने बॉर्डर के बारे में पढ़ा और हमने मार्जिन एंड पेडिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है इसी को आपको सीखना है, ठीक है। इसके मदद से हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जो भी हम सीखेंगे HTML की मदद से, ठीक है। वो सारे चीज़ें हम जो भी चेंजेस करेंगे उस पर इतना तो CSS चाहिए होगा, इतना CSS नेसेसरी है, मैंडेटरी है, आपको ये सीखना ही पड़ेगा फिलहाल के लिए। लेकिन जब हम CSS पढ़ेंगे तब हम इन डेप्थ एनिमेशन वगैरह, किस तरह से हवर इफेक्ट लगाया जाता है, किस तरह से फोकस किया जाता है किसी भी एक एलिमेंट को, सारे चीज़ें हम क्या करेंगे एक एक करके CSS में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। अभी किसी का कोई डाउट है इसमें जो भी आज हमने पढ़ा, मार्जिन पेडिंग और जो कलर वगैरह है उस पर? एनीवन? कोई डाउट? नहीं है क्या? कोई क्वेश्चन वगैरह? चले मैं पहले तो OBS को बंद कर लेता हूँ।